तो वैदिक भौतिकी, वैदिक फिजिक्स, आधुनिक भौतिक विज्ञान की भारतीय नींव, इसके ऊपर पिछले सेशन में जो मैंने प्रस्तुत किया था उसमें हमने बात की थी कि क्या आधुनिक भौतिक विज्ञान वो भारतीय दर्शन और वैशेषिक दर्शन आदि जो भारतीय दर्शन के सिद्धांत है उसके फाउंडेशन पर, उसकी नींव पर खड़ा है। तो उसी क्रम में आज का जो उद्देश्य है वह है कि भारतीय छात्रों में भारतीय संस्कृति का जागरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक तार्किक क्षमता का विकास कैसे हो। उस उद्देश्य से स्कूली शिक्षा में सब सर्वप्रथम हम स्कूल का विचार कर रहे हैं आज। फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन में भी ये क्रम में आ जाएंगे। तो स्कूली शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश, उसके ऊपर एक प्रस्ताव हम यहाँ देखने जा रहे हैं। एक प्रपोजल है ये। तो विषय जो है वो, इसका विजन क्या होगा और इसकी आवश्यकता क्या होगी। तो जो विजन होता है वो दृष्टि या दृष्टिकोण, लेकिन दृष्टि या दृष्टिकोण सीमित हो सकता है। पर अगर विजन को हम दूरदर्शिता के अर्थ में लें, वैसे विजन तो फ्यूचर टेंस के लिए ही होता है कि विजन और मिशन क्या होंगे, क्या अचीव करेंगे वो मिशन होगा। और किस विजन से, किस दूरदृष्टि से, किस दृष्टिकोण से हम इस कार्य को करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं और करते रहेंगे। तो वो जो है विजन है और उसकी आवश्यकता क्या है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, उसके अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश हो चुका है। और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारी स्कीम्स और पॉलिसीज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो आईकेएस डिवीजन है, आईकेएस सेल है, उसके द्वारा हो रहे हैं पिछले लगभग 5 से अधिक वर्षों से। तो इसमें क्या होगा कि छात्रों को जो रटने की जगह विषय के ऊपर चिंतन करना, उनका क्रिटिकल थिंकिंग, वैसे क्रिटिकल थिंकिंग शब्द कोई नया नहीं है, उसका प्रयोग पेडागोजी में होता ही है। किंतु क्रिटिकल थिंकिंग वास्तविक रूप में जब वे इतिहास से जुड़ेंगे, दर्शन से जुड़ेंगे, तब उनका क्रिटिकल थिंकिंग हो पाएगा। अपने इतिहास से, अपने सांस्कृतिक भव्यता से जुड़ेंगे। और अपना इतिहास मतलब वो केवल अ, एक तारीखों का लेखा जोखा नहीं है कि इस वर्ष में ये हुआ, इस वर्ष में ये हुआ, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन या डेटा नहीं है या टेबल नहीं है उसमें। भारतीय इतिहास ग्रंथ जो हैं, इतिहास और पुराण आदि जो ग्रंथ हैं, दर्शन के जो ग्रंथ हैं, उसमें ये बताया जाता है कि शिक्षा इसमें से क्या ले सकते हैं। शिक्षा क्या है अलग अलग विषयों की जो मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं। आज एक दृष्टांत हम वैशेषिक दर्शन से ही देखेंगे कि कैसे वह दर्शन का सिद्धांत जो है, उसमें दर्शन क्या है और उसमें फिजिक्स क्या है। तो यही दर्शन के सिद्धांत जो है वो विज्ञान भी, आधुनिक विज्ञान की भी नींव बनाते हैं या उसको भी, उसके सिद्धांत भी बनाते हैं। और ये जो इतिहास है, इसकी इसका ये विशिष्टता है इतिहास पुराण आदि ग्रंथों की, भारतीय दर्शनों की जो इतिहास पुराण आदि ग्रंथों से भी प्रतिपादित होते हैं, उनकी ये विशिष्टता है कि वे केवल तारीखों का लेखा जोखा न होकर, एक केवल जानकारी ना होकर कि इस वर्ष में ये राजा ने ये किया, ये लड़ाई लड़ी, या ऐसा हुआ, या ये पैदा हुआ, या ये मर गया, ये ऐसे तथ्यों को इतिहास में स्थान नहीं मिलता है। ये जानकारी अवश्य होती है, लेकिन ये जानकारी ऐसे ही कैरेक्टर्स की, ऐसे ही महर्षियों, राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों की होती है कि जिन्होंने, जिनसे हम सदियों तक, पीढ़ियों तक, युगों तक शिक्षा लेते रहते हैं। और ऐसे ही हमारे ऋषि और आचार्य जो हैं वो कणाद, गौतम, प्रशस्तपाद आदि हैं, जिनके सूत्रों और सिद्धांतों के आधार पर उनके वैज्ञानिक योग, आधुनिक विज्ञान में भी जो उनका योगदान हम विचार कर सकते हैं क्या होगा। क्योंकि ये जो विज्ञान आगे बढ़ा है, भौतिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस के रूप में देखें या मॉडर्न फिजिक्स के रूप में देखें, तो वो भी कितने वर्षों की प्रक्रिया के बाद आगे बढ़ा है। और ऐसे भी देखने जाए तो मॉडर्न साइंस जब पढ़ाया जाता है तो ऐसा ही पढ़ाया जाता है कि पहले लोह युग था, पत्थर का युग था, पत्थर के औजार बनते थे। फिर लोह युग आया, लोहे के औजार बने, भले ही उससे भारतीय इतिहास पुराण सम्मत नहीं है। भारतीय इतिहास पुराण आदि ग्रंथों के अनुसार लोह युग, ताम्र युग, कांस्य युग, ये सब अवधारणाएं जो पाश्चात्य विचारकों की है और उन्होंने दी, और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में उनको स्थान मिल पाया, उसके भी कई अलग कारण हैं। लेकिन वो कारण तार्किक नहीं है। और
भले ही वे शब्दों का प्रयोग आजकल लोग करते हो शिक्षा व्यवस्था में, लेकिन इतिहास और दर्शन में लोह युग, कांस्य युग, ताम्र युग ऐसे कोई तथ्य या ऐसी घटनाएं प्राप्त नहीं होती हैं। खैर, उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम। तो मूल बात यह है कि इतिहास में ऐसे ही सिद्धांतों को और दर्शन को स्थान दिया गया है, बहुत विचार करके, बहुत चिंतन मनन और निधिध्यासन और स्वाध्याय करके ऐसे ही महर्षियों ने ऐसे ही विषयों को स्थान दिया है, कैरेक्टर्स को स्थान दिया है कि जिससे युगों युगों तक शिक्षाएं ली जा सके, दी जा सके, और वह दर्शन विज्ञान और व्यवहार सम्मत हो, श्रुति युक्ति और अनुभूति सम्मत हो, तर्क और प्रमाण पर आधारित हो। तो ऐसी शिक्षा का जो विजन है, वो दूरदर्शिता है, दृष्टिकोण है, उसके लिए भारतीय ऋषियों आचार्यों के वैज्ञानिक योगदान को मुख्य मुख्य धारा में लाना होगा। यहाँ पर वैज्ञानिक इसलिए कहा जा रहा है कि फिर से हमें आगे के दूसरे या तीसरे सेशन में भगवत गीता के शांकर भाष्य के अनुसार हमने जो ज्ञान और विज्ञान की व्याख्या की थी, ज्ञान का अर्थ किया था संक्षेप में कहे तो कि जो वेदादि शास्त्रों पर भारतीय सांस्कृतिक वांग्मय के संस्कृति वांग्मय के आधार पर जो ज्ञान है, जो शिक्षाएं हैं, वह ज्ञान है, और उसको यथावत एब्सल्यूटली अपने अनुभव में जब हम उतारते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उसको अप्लाई करते हैं व्यवहार में या अनुभव करते हैं जीवन में, तो वह विज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार से इन ऋषियों आचार्यों का जो ज्ञान है और उसका विज्ञान है, उसके योगदान को मुख्य धारा में लाना, ये हम जो हमारा जो विजन है, और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि ऐसा ही कुछ विजन एनईपी 2020 में रहा होगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जाए और शिक्षा की मुख्य धारा को भारतीय ज्ञान परंपरा के सागर में डुबोया जाए, उसमें उसको सम्मिलित कर दिया जाए। फिर वो जैसे वर्षा की साइकिल चलती है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के समुद्र से ही बादल बनेंगे और बरसेंगे और फिर वही वहां जाकर मिलेंगे, तो ऐसे ही रिसर्च, वहीं से रिसर्च निकल के आएगा और उसी में मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम विश्व गुरु बन पाएंगे। यहाँ पर एक दृष्टांत दिया जा रहा है कणाद की गति का, जिसको कणाद गति कह रहे हैं हम यहाँ पर। तो इस श्रृंखला में इसमें जो कर्म की जो एक सीरीज, एक श्रृंखला शुरू होती है और फिर उसका रिकर्जन अर्थात पुनरावर्तन होता है, वह इस प्रकार है। तो वैशेषिक सूत्र जो है यह कर्म तत्कर्म कारिताच संस्कारात उत्तरम तथोत्तरम उत्तरम च कर्म नोदनादाद्यमिशोः कर्म। तो ये जो है, तो ये क्या हो रहा है, तो नोदन जो है, एक उसको बल प्राप्त हुआ, धनुष की जो डोर होती है, प्रत्यंचा होती है, उससे तीर को बल प्राप्त हो जाने के बाद की ये घटना है। तो उसको जो उससे जो बल प्राप्त हुआ, उस घटना के बाद प्रथम कर्म जो हुआ, वो उसकी जो पूंछ है तीर की, ठीक है, तो उस पर उसको बल प्राप्त हुआ। उसका जो इनर्शिया फोर्स, उसको खींचने से जो जन्मा था, उस कर्म के कारण, धनुर्धर के डोर खींचने के कारण, प्रत्यंचा खींचने के कारण, उस कर्म के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, वो डोरी से ट्रांसफर हुई तीर की पूंछ में, और उसके बाद उसकी टेल से वह फोर्स आगे उसको बढ़ाता गया। वो कारण बना उसको उसके मोमेंटम का, और फिर आगे वह मोमेंटम बनाए रखा उस फोर्स ने। इसमें आगे जाकर गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, नीचे आता है। उसका जो वेग है वो हवा के कारण, हवा के रेजिस्टेंस के कारण, घर्षण के कारण भी कम हो रहा है, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण भी उस वो नीचे की ओर आ रहा है। लेकिन इसका जो प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है, उसमें ये बनता है। तो तात्पर्य ये है कि ये जो सूत्र हैं, इसमें दर्शन के कुछ सिद्धांत समाविष्ट हैं। क्योंकि दर्शन है तो दर्शन होगा, तो उसमें भारतीय संस्कृति के कुछ सिद्धांत तो होंगे ही, कि जो दर्शन के सिद्धांत के रूप में होंगे, और बाद में वो वैज्ञानिक सिद्धांत को के रूप में हमें काम आते हैं। इसमें एक सूत्र बताया गया है कि जो t+1 टाइम जो है, 1 मतलब 1 सेकंड मान लेते हैं यहाँ पर, तो t जो इनिशियल टाइम उसको मान ले, तो इनिशियल टाइम पे जो वेग था, उसके कारण जो एक्शन उत्पन्न होगा वो t+1 का एक्शन होगा। दूसरी भाषा में यदि दर्शन के सिद्धांत के अनुसार या कर्म के सिद्धांत के अनुसार हम इसको विचार करें,
पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार भी इस पर विचार कर सकते हैं कि जो वेग था, संस्कारों का वेग था, संस्कार शब्द भी वैशेषिक दर्शन में आता है। संस्कार का जो वेग था, पूर्व की जो पुनरावृत्ति थी, पूर्व का जो कर्म था, उसके जो संस्कार, उसका जो प्रभाव, उसके कारण जो आदत, उसके कारण जो हैबिट बनी थी, उसी का रिपीटेशन होता है और व्यक्ति आगे बढ़ता है और उस कर्म को रिपीट करता है। तो तीर में क्या है, फोर्स लगा तो उसकी अगर एक एक सेकंड पे डिस्क्रीट मोशन कंसिडर करके अगर तीर की गति देखे, तो वो सेकंड वन पे, सेकंड टू पे, सेकंड थ्री पे प्रत्यंचा से छूटने के बाद एक दो तीन चार पाँच नहीं छूटा है, तब टी इक्वल टू जीरो मान ले। और छूटने के बाद टी इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे सेकंड पे अगर उसका पिक्चर हम बनाएं, इमेजिन करें, तो वो जो है वो उसके पिछली पोजीशन के आधार पर ही बनता जाता है, उससे कनेक्ट होता बनता जाता है। और वो मोमेंटम को सस्टेन करने का प्रयत्न भी करता है, ऐसा दिखता है उसके मोशन में, उसके उस चित्र में। तो पूर्व के जो संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, उसके अनुसार ही व्यक्ति की प्रकृति बनती है। और पूर्व के संस्कार के अनुसार बनी हुई प्रकृति के आधार पर ही वो इस जन्म में भी बिना सिखाए बहुत सारे कर्मों के प्रति रुचि या अरुचि को प्राप्त होता है और उससे प्रेरित हो वो आगे के कर्म करता है। तो ये जो दर्शन का सिद्धांत है, इसमें कर्म का सिद्धांत कहे, इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत कहे, उसमें कर्म का सिद्धांत कहे, इसमें सात्विक राजसी तामसी गुणों का जो मिश्रण होता है, व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण कब उभर के आता है, किस गुण के संपर्क में, संसर्ग में, संग दोष के कारण उस गुण में बढ़ोतरी हो जाती है। इसमें भोजन के जो सनातन सिद्धांत है उसका भी समाविष्ट किया जा सकता है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी सूत्र बन जाता है कि कर्म जो है वो संस्कार के आधार पर उत्तरोत्तर गति को प्राप्त करता है और आगे का कर्म उसकी पुनरावृत्ति होती है। और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी यदि हम देखें तो बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, कर्म तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो शास्त्रीय कर्म है, कर्म के लिए भगवत गीता में तीन शब्द आए हैं: कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म वही कहा जा सकता है, उसी क्रिया को कर्म कहा जाता है गीता के अनुसार, कि जो शास्त्रोक्त विधि निषेधों के पालन करते हुए किया जाए, उसी को कर्म कहा गया है। ये जो इंग्लिश में कर्मा शब्द बन दिया है, कर्म से कर्मा बना दिया है, वो बात नहीं है कि जो भी कोई कर रहा है मनुष्य उसको कर्म कह दिया जाए। शास्त्रोक्त विधि निषेधों के पालन के अनुसार, उनका ध्यान रखते हुए जो क्रिया की जाती है शास्त्रीय निर्देशों में, उसी को कर्म कहा गया है शास्त्र में। और शास्त्रों की आज्ञा के विपरीत जो क्रियाएं की जाती है मनुष्य के द्वारा, उसको विकर्म कहा जाता है। और शास्त्रों की आज्ञा विधि निषेध के अनुसार जो क्रिया की जाती है और उसमें अकर्ता का भाव रहता है, फल की इच्छा नहीं रखी जाती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तो उसको अकर्म कहा गया है। तो विकर्म से कर्म की ओर गति करनी चाहिए और कर्म से अकर्म की ओर गति करनी चाहिए। ये जो गीता का सिद्धांत है कर्म के विषय में, उसमें भी यदि हम देखें तो हमारी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में भी हमसे कुछ क्रियाएं ऐसी हो जाती हैं कि जो हम नहीं चाहते होते हैं। जब पिछली बार की थी तब ऐसा विचार किया था कि अब फिर से मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये गलती नहीं करूंगा या इसका रिपीटेशन नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी पूर्व के अभ्यास के प्रभाव के कारण जब वही सिचुएशन ट्रिगर हो जाती है या कोई बाहरी तत्व उसे ट्रिगर कर देता है, तो जैसे अनायास हो गया हो, ऐसे वो प्रवृत्ति हो जाती है, भले ही वो विकर्म हो। तो संस्कारों के प्रभाव के कारण उत्तरोत्तर पूर्व की ही क्रिया का रिकर्जन, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन होता जाता है। ये तीर के दृष्टांत के द्वारा वैशेषिक दर्शन में कर्म का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, स्वभाव का, प्रकृति का, सात्विक राजसी तामसी गुणों की प्रकृति का, संग दोष का प्रभाव, ऐसे बहुत सारे मल्टीडिसिप्लिनरी आइडियाज के साथ इस सूत्र के ऊपर विचार किया जा सकता है। और इसी के साथ तीर की जो गति होती है,
जब तीरंदाज उसे छोड़ देता है तब, तो उसको डिस्क्रीट मोशन कंसिडर करे, एट एवरी सेकंड व्हाट वाज इट्स प्रीवियस पोजीशन, उसके हिसाब से उसकी आगे की पोजीशन तय हो। तो वो विचार अगर करे कि आगे का एक्शन क्या होगा, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आगे कैसा बिहेव करेगा, उसका अंदाजा हम उसके पहले की क्रियाओं से लगा सकते हैं कि पहले इसने ऐसी सिचुएशन में कैसा किया था, तो ये आगे की सिचुएशन में लगभग ऐसा ही करेगा, 99%। ठीक है। तो ये जो प्रिडिक्शन वाली बात है कि प्रीवियस डेटा को रीड करके उसका एनालिसिस करके फ्यूचर का प्रिडिक्शन करना, ये भी आर्टिफिशियल डेटा एनालिसिस में और डेटा प्रिडिक्शन के मेथड्स में इसमें भी यूज हो रहा है। मतलब ये सूत्र ऐसा है कि ये तो मॉडर्न साइंस में न केवल फिजिक्स को भी बता सकता है, समझा सकता है, परंतु जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस जिसे बोलते हैं डेटा साइंस में, मॉडर्न डेटा साइंस जिसके आगे जाकर इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस यूज होता है कि पहले के जो अनुभव है उनके आधार पर भविष्य में क्या होगा उसका चिंतन करना या उसका प्रिडिक्शन करना। तो उसको प्रिडिक्टिव डेटा एनालिसिस भी बोलते हैं। तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये सूत्र का प्रयोग इस प्रकार से अपरोक्ष रूप में या अज्ञात रूप में किया जा रहा है। तो इतना अद्भुत ये सूत्र है। तो उसका एक दृष्टांत लिया, और ये बताने के लिए लिया गया इसका दृष्टांत कि छात्रों को रटने की जगह चिंतन की आवश्यकता क्यों है, और वास्तविक रूप में वो इतिहास से, अपने इतिहास से, दर्शनों से, संस्कृति से जुड़कर तर्क और प्रमाण आधारित शिक्षा शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें वैदिक भौतिकी के द्वारा भौतिक विज्ञान इस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है कि न केवल भौतिक विज्ञान, पर क्या अद्भुत होगा यदि ये सूत्र इस प्रकार से समझाया जाए, भले ही वो फिजिक्स में अप्लाई करें और गति को समझे, इसमें लग रहे नोदन, एक्शन, मोमेंटम जनरेटेड आदि फोर्सेस को, मोमेंट, इन सबको भी समझे, लेकिन साथ साथ वो ये भी समझे कि ये तो दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में भी ये सूत्र काम करता है, ये व्यवहार में भी काम करता है, तो इसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। और जब किसी समस्या क्या होती है कि चाहे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, या जो भी विषय हो, उसमें हम पढ़ते तो बहुत कुछ है, पढ़ाते तो बहुत कुछ है, लेकिन उसको थियोरेटिकली ही देखा जाता है, ऑन पेन पेपर पे ही ज्यादातर देखा जाता है, शिक्षा में पढ़ाया जाता है आजकल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पर। इस ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि विद्यार्थियों को उस विषय में याद रखने में समस्या होती है या उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। ऐसा भी हो सकता है कि इतने सारे दृष्टांत इस सूत्र के विषय में देने के बाद विद्यार्थी ही लेकर आए कि इसमें भी ये सूत्र लग सकता है, इस घटना में भी, इस अन्य शाखा में भी, अन्य विषय में भी ये सूत्र लगता है ऐसे। तो ये सूत्र इतना अद्भुत है, ये तो केवल एक ही सूत्र है, समय के अभाव में मैं केवल ये एक सूत्र और एक ये सूत्र ले पाया हूँ, उसके ऊपर ऐसे चिंतन करके आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाया हूँ। दूसरा जो है, तो ये जो उसको फोर्स लगा जिसको नोदन कहा गया है वैशेषिक दर्शन में, और उसके कारण उसको वेग प्राप्त हुआ, तो वैशेषिक में वेग को एक संस्कार माना गया है। और वो जो संस्कार हैं वो आगे जाकर इम्प्रेशन ऑफ पास्ट मोशन है, नोदन का जो प्रभाव है वो यहाँ पर पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट लाइफ, पास्ट कर्म, पास्ट विकर्म, ये सब अभी जैसे चिंतन किया, तो यहाँ पर न्यूटन के लॉ ऑफ इनर्शिया के रूप में ही नहीं, परंतु उसका तो ये प्राचीनतम रूप बनता ही है, ये जो सूत्र है वो, और ये जो दृष्टांत वैशेषिक दर्शन में दिया गया है। और ये तीरंदाज और तीर का दृष्टांत, धनुष से उसने डोरी खींची और तीर छूटता है, तो उसको, उसकी कैसी गति होती है, किस क्रम में होती है, ये वैशेषिक दर्शन में समझाया गया है। तो वेग और संस्कार, कोई भी जो आवेग होता है, मन का आवेग होता है, विचारों का आवेग होता है, भाव का आवेग होता है, उसके पीछे कौन से संस्कार निहित हैं। संस्कार तो वैसे सकारात्मक शब्द हैं, लेकिन उसके पीछे कौन से कुसंस्कार, दुस्संस्कार और दुष्प्रवृत्ति संलग्न रही, तो ये सारा उसकी प्रीवियस डेटा एनालिसिस के द्वारा समझा जा सकता है, उसको प्रिडिक्शन किया जा सकता है। ऐसे एक डेटा एनालिटिक्स पर जब मैं कुछ देख रहा था कुछ वर्ष पूर्व, 4-5 वर्ष पूर्व, तब ये भी आया था कि फ्यूचर में
कौन सा व्यक्ति जिसका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑलरेडी दर्ज है डेटाबेस में, गवर्नमेंट के या किसी देश के या कोई राज्य के, उसकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर से, उसकी कैमरा से उसको ट्रैक किया जाए और बाद में उसकी कुछ प्रवृत्तियों को देखा जाए, और उसको अगर ट्रैक करके वो उसके पिछले रिकॉर्ड्स से मैच करे, तो वो लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ये व्यक्ति फ्यूचर में इतने टाइम के बाद या ऐसे समय पे या ऐसी परिस्थिति में फिर से ऐसा कोई क्राइम रिपीट कर सकता है। तो आगे का जो वेग है उसको नोदन या उसको पूर्व के जो संस्कार हैं, पास्ट मोशन जो हैं, इम्प्रेशंस जो हैं, वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते हैं। इसको योग सूत्रों के साथ भी संबंधित किया जा सकता है। योग में एक सूत्र है, कर्म फल विपाक जाति आयुर्भोग। पतंजल योग दर्शन में ये सूत्र आता है। इस सूत्र का अर्थ है कि किसी भी कर्म के फल का विपाक अर्थात उसका, उसको पकने के बाद उसकी तीन गति होती है। कोई भी जो व्यक्ति क्रिया करता है आगे जाकर वो तीन प्रकार से उसको फल देता है। जाति, वो, इसको आप जन्म के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म के सिद्धांत के बाद बगैर तो कर्म के सिद्धांत के जो भी सारे नियम हैं वो समझाना मुश्किल हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएंगे। तो जाति आयुर्भोग, कौन व्यक्ति कितना जीवन जिएगा, उसकी जन्म कब होगा, मृत्यु कब होगी, वो सुनिश्चित हो जाता है उसके पूर्व के कर्मों के अनुसार। इसलिए कहा जाता है कि भाई जन्म और मृत्यु तय होता है। और बीच में अपने सत्कर्मों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा व्यक्ति जीवन को आकार आकार दे सकता है, और आगे उसकी इस लोक में और परलोक में कैसी गति होगी वो स्वयं उसका निर्माण करता है, तय करने वाला है। जाति आयुर्भोग, कर्म फल विपाक जाति आयुर्भोग। तो वो क्या भुगतेगा, कितना सुख उसको उसको प्राप्त होगा जीवन में, कितना दुख प्राप्त होगा। तो वो जो है वो उसी के जो कर्म और विकर्म हैं या अकर्म हैं उनके सम्मिश्रण के फलस्वरूप उसको क्या क्या प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, वो तय होता है। तो योग सूत्र में, पतंजल योग सूत्र में ये एक सूत्र आता है। तो वहां पर भी संस्कार की बात है, पूर्व कर्म की बात है, और ये जो मोमेंटम होता है, कोई क्रिया करने का जो मोमेंटम मिलता है उसके पीछे कोई फोर्स होता है। वो फोर्स और कुछ नहीं, उसके पहले जो किया गया जो क्रिया होती है वही होती है। तो इस प्रकार से जब हम भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे मल्टी डिसिप्लिनरी वे में, कि उसको दर्शन या अन्य दृष्टांतों के साथ, जैसे प्रिडिक्टिव डेटा एनालिसिस में भी इस सूत्र का प्रयोग हो सकता है, या फिर व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में भी वो अनुभव कर सकता है, और फिजिक्स में भी कर सकता है, मैथमेटिक्स में भी कर सकता है एक ही सूत्र के द्वारा। तो दर्शन के सूत्रों की ये अद्भुत विलक्षणता है, सुंदरता है, और अ, आश्चर्यजनक उसका प्रभाव है कि वे सूत्र इस अर्थ में सार्वत्रिक हैं, यूनिवर्सल हैं, कि वो कहीं पर भी, मतलब एक से अधिक स्थान पर लगते हैं। मत्स्य पुराण में एक सूत्र आता है, एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। ऐसी क्रिया कि जो एक ही, जो क्रिया की जाए तो उसका कोई हेतु होगा कि इस हेतु को सिद्ध करने के लिए वो क्रिया करी जा रही है, पर ऐसा नहीं है। आप एक क्रिया ऐसी कीजिए कि जिससे एक से अधिक हेतु एक साथ सिद्ध हो जाए। तो ये जो सूत्र हैं, ये ऐसा अद्भुत सूत्र है कि इस सूत्र को, इस सिद्धांत को सिखाने के बाद विद्यार्थी को न केवल फिजिक्स का लेकिन और भी विषयों का बहुत सारा इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच से उसको बोध हो जाता है। और उसके कारण फिर ये सूत्र को याद रखना, इस सिद्धांत को याद रखना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहता है, और उसको उसमें संघर्ष, स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ता है, उसको आनंद भी आता है, उसको और जिज्ञासा भी रहती है। तो ये जो शिक्षा हो, ये जो शिक्षा का मॉडल बने या सिलेबस बने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे वे यहाँ भौतिक विज्ञान का दृष्टांत लेकर हैं, तो ऐसे जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मिलित करते हैं आधुनिक शिक्षा को पढ़ाने के लिए, उसको उसका उपयोग करते हैं उसके सिद्धांतों का, तो ये फायदे होंगे। ये तो केवल शुरुआती फायदे दिख रहे हैं, आगे जाके तो और भी होंगे। तो उसके अपेक्षित परिणाम क्या होंगे और एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगे। तो बौद्धिक विकास जो होगा, जैसे न्याय है, वैशेषिक है, ऐसे दर्शनों के सिद्धांतों के अभ्यास से उनमें डिबेट होगी,
और वो डिबेट आज आजकल जिसको हम डिबेट मानते हैं या कहते हैं, ऐसी नहीं होगी, वो प्रोडक्टिव होगी। और वे निर्णय लेने में क्षमता उनकी बढ़ेगी, और एक दूसरे का समादर करे ऐसा डायलॉग होगा, डिबेट होगा, लेकिन वो डिबेट डायलॉग के फॉर्म में होगा, संवाद, स्वस्थ संवाद के रूप में होगा। सांस्कृतिक गौरव, अपने पूर्वजों की वैज्ञानिक विरासत, दार्शनिक विरासत पर गर्व होगा, और उसके वे वाहक बनेंगे, उसको वे आगे बढ़ाने वाले बनेंगे, प्रोपोगेटर्स बनेंगे। वे अपनी संस्कृति के, अपनी सभ्यता के, अपने पूर्वजों के दिए हुए इस अद्भुत सनातन सिद्धांतों के संवाहक बनेंगे, ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। तो एकीकृत दृष्टि, विज्ञान और दर्शन का अद्भुत संगम, कि एक ही सिद्धांत हैं। भारतीय दर्शन के ये जो सिद्धांत हैं, वे ऐसे विलक्षण और अद्भुत सिद्धांत हैं, उनकी इतनी सुंदरता है, वे ऐसे कालजयी सिद्धांत हैं कि तीनों कालों में वो सत्य हैं। भूत में भी सत्य थे, भविष्य वर्तमान में भी सत्य है, और भविष्य में इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर विज्ञान का और विकास होगा। आधुनिक विज्ञान को और विकास विकसित हम कर पाएंगे। और जो साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में रेस चल रही है विश्व में, उसमें हम अग्रसर हो पाएंगे। भाषाई कौशल, तो संस्कृत निष्ठ वैज्ञानिक शब्दावली से हिंदी और संस्कृत दोनों मजबूत होगी। अब यदि हम एनईपी 2020 का डॉक्यूमेंट देखें, तो उसमें मातृभाषा में शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। तो जब हम संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग करेंगे अपनी भारतीय भाषाओं में, और इवन अंग्रेजी में भी, जैसे मैंने बताया कि अंग्रेजी में जिसको KARMA, कर्मा लिख दिया जाता है, तो वहां पर किसी भी एक्शन के लिए मनुष्य की कर्मा बोल दिया जाता है। कि भाई कर्मा, इंस्टेंट कर्मा करके वीडियोस आप देखे होंगे कभी, कि कोई क्रिया करता है और उसको तुरंत उसका प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, रिएक्शन प्राप्त होता है। तो वहां जो बोला गया है, कर्मा बोला गया है, वो वास्तव में कर्म नहीं है। तो ऐसे ही जब बहुत सारी ऐसी संस्कृत संस्कृत संबंध संस्कृत की और इस दर्शन और इस अन्य इतिहास पुराण आदि ग्रंथों की जानकारी होगी, तब पता चलेगा कि संस्कृत के ये जो शब्द हैं, चाहे वे धर्म हो, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो सत्य हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो विज्ञान हो या ज्ञान हो, वे सारे शब्द यदि उनके मूल रूप में नहीं समझे जाएंगे, उनके दृष्टांतों सहित, उनकी जो उद्गम है ऐसे शास्त्रों के दृष्टांतों सहित सरल भाषा में नहीं समझे जाएंगे, मातृभाषा में नहीं समझे जाएंगे, तो जब उसको अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी भाषा में पढ़ा जाएगा, तो उनके अधकचरे अर्थ ही पता चल पाएंगे। और उन अधकचरे अर्थ से वास्तविक रिसर्च, शोध नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो चित्र ही नहीं बना होगा, मानचित्र ही नहीं बना होगा मस्तिष्क में, कि इन शब्दों का अर्थ कितना गहन है, कितना विशाल है, और वे क्या करते हैं। कोई व्यक्ति यदि स्वप्न देखता है, तो किस भाषा में स्वप्न देखता है? अपनी भाषा में, भारत की भाषा में, अपनी मातृभाषा में स्वप्न देखेगा। उसकी जो भी मातृभाषा रही होगी, उसमें उसको स्वप्न में संवाद होंगे। वो इंग्लिश में, भले ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो, लेकिन उसके संवाद होंगे। उसकी जो मातृभाषा अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में होगा, लेकिन अदरवाइज ज्यादातर भारतीयों की मातृभाषा अंग्रेजी थोड़ी है। और उसकी वोकेबुलरी भी इतनी वीक है, इतनी कमजोर है। मदर, मदर जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में, यदि उसी को माता बोला जाए तो बहुत गड़बड़ी हो जाती है, वे हम फिर कभी देखेंगे। भले ही माँ तरह से मदर बना हो, धीरे धीरे समय के साथ अंग्रेजी में पहुंचा हो वो, दूसरी भाषाओं में होकर के, लेटिन या अन्य भाषाओं में होकर के, लेकिन फिर भी जो मातरह या माता या जो भी मातरम जो है, उसके द्वारा जो अभिव्यक्ति हो रही है भाव की, संस्कृति की, सभ्यता की, इतिहास की, 16 प्रकार की माताएं बताई गई हैं। जिन शास्त्रों में माता शब्द दिया गया है, माता शब्द का परिचय मिलता है, उस संस्कृत साहित्य में, संस्कृत भाषा में, इतिहास पुराण आदि में 16 प्रकार की माताएं बताई गई हैं। इंग्लिश में मदर में 16 प्रकार की माताएं नहीं होती है, जो पैदा करती हैं वही मदर होती हैं, फिर एक स्टेप मदर आती है, बस खत्म। तो तात्पर्य ये है, तो भाषाई कौशल विकसित हो, उसके लिए भी आवश्यक है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के, संस्कृत वाङ्मय के ये जो शब्द हैं, ये जो विषय हैं, उन सबको स्थान मिले, और उससे समन्वित होकर के हम आधुनिक शिक्षा को आगे रूप दे पाए, आकार दे पाए।
धन्यवाद। तो ये कुछ विचार थे जो आज मुझे जो समय इस रविवार से लेकर आज तक, क्योंकि रविवार से आज तक जो भी था उसमें मैं कुछ विचार कर पाया था और आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाया हूँ। तो कोई चर्चा प्रश्नोत्तरी विमर्श के लिए सबका स्वागत है।